लेकिन कॉर्पोरेट कनेक्शन में वक्त हो गया है अपने साथ एक दिग्गज मैनेजमेंट को जोड़ने का। और आज हम बातचीत करेंगे कल्याणी स्टील्स की। कल्याणी ग्रुप का हिस्सा है ये कंपनी। 1973 में इसकी शुरुआत हुई और ब्लास्ट फर्नेस के जरिए फोर्जिंग, इंजीनियरिंग, क्वालिटी कार्बन और अलॉय स्टील बनाती है। पिछले एक साल से कंपनी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक लगातार तकनीक में और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार कर रही है। दिसंबर 2022 में ग्रीन स्टील का उत्पादन शुरू किया और कल्याणी ग्रुप ऐसा करने वाली देश की पहली कंपनी बनी। हालांकि कुछ चिंताएं भी हैं। हम देख रहे हैं कि कोकिंग कोल की कीमतें बढ़ रही हैं और इसके अलावा आयरन और महंगा हो रहा है। तो इनका स्टील कंपनीज पर क्या असर पड़ रहा है? दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चाइना की इकोनॉमी से बहुत कोई एनकरेजिंग संकेत नहीं आए हैं, क्योंकि चाइना कंज्यूमर भी काफी बड़ा है, स्टील का प्रोड्यूसर तो है ही। तो ये भी समझेंगे और इनके मायने क्या हैं, भारतीय कंपनियों पर किस तरह से असर पड़ रहा है, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कंपनी के एमडी आर.के. गोयल। गोयल साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 आवर स्वदेश पर। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप जरा ये बताइए कि देखिए, चाइना में ना अपनी जो दिक्कतें हैं वो बरकरार हैं, तो ग्लोबल कमोडिटी मार्केट पर उसका किस तरह से असर पड़ रहा है और खास तौर से आपकी कंपनी किस तरह से प्रभावित हो रही है इससे? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आयरन स्टील मैन्युफैक्चरिंग के जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, उसमें सबसे बड़ी कॉस्ट कोकिंग कोल की होती है। उसकी कंटिन्यूअसली प्राइसेस इंक्रीज हो रही है। लास्ट 2 से 3 महीने में लगभग 25 से 30% कॉस्ट बढ़ चुकी है। और सेम मैनर आयरन ओर की प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। और आयरन ओर का दूसरा प्रॉब्लम चालू हुआ है क्वालिटी का, क्योंकि अवेलेबिलिटी बड़ी लिमिटेड हो गई है। तो इन चीजों का डेफिनेटली हमारी कॉस्ट के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। बट साथ में मार्केट स्ट्रांग है और हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं वो इस चीज को कंसीडर कर रहे हैं कि हमारी कॉस्ट बढ़ रही है और हमारा प्राइस नेगोशिएशन उनसे चालू हो रहा है। और होपफुली जितना हमारा कॉस्ट इंक्रीज होगा वो कंपनसेट करेंगे। जहां तक चाइना के मार्केट का सवाल है, चाइना की इकोनॉमी बहुत सिचुएशन अच्छी नहीं है, पर्टिकुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग सेक्टर में। और उसकी वजह से स्टील उत्पादन में डेफिनेटली वहां पर फर्क पड़ेगा। और सिंस लोकल मार्केट स्ट्रांग नहीं है, वो लोग डंप करने की कोशिश करेंगे। और उनके प्राइस ऑलरेडी काफी कम हो गए हैं और वो दूसरे कंट्रीज में डंपिंग चालू कर दी। ठीक है। सर, ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि कोकिंग कोल चूंकि महंगा हुआ और कहीं ना कहीं आपके मार्जिन्स को इम्पैक्ट करती है ये चीज़। ये आयरन ओर के प्राइसेस को हमने ऊपर जाते हुए देखा, तो ये कब तक इस लेवल पर सस्टेन्ड रहेंगे या फिर थोड़े से नीचे आएंगे और आपको राहत मिलेगी? जरा इसके बारे में ट्रेंड बताइए और आउटलुक क्या आपको लग रहा है आगे का? ये अभी तो ट्रेंड कोकिंग कोल का अपवर्ड है। आयरन ओर का स्केर्सिटी का इशू है, क्वालिटी का इशू है। तो इन दोनों के बारे में जहां तक कुकिंग कोल का सवाल है, अब कोई डाउनवर्ड ट्रेंड नहीं दिख रहा है। और नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया में जनवरी फरवरी में और बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर में और थोड़ा मानसून आने की वजह से प्रॉब्लम होता है। तो अभी तो शॉर्ट टर्म में कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। जहां तक आयरन ओर का सवाल है, कुछ और माइंस का अगर ऑप्शन होता है और माइंस ओपन होती हैं तो कुछ राहत मिल सकती है, अदरवाइज तो ये प्रॉब्लम और बढ़ेगा। तो सर, क्या हम मान के चलें कि जो स्टील के प्राइसेस से आप कह रहे हैं कि चूंकि अप ट्रेंड में है प्राइसेस अभी, तो स्टील के प्राइसेस यहां से और महंगी होंगी या फिर कुछ मैक्रो चैलेंजेस ऐसे हैं जो कि थोड़े राहत दे देंगे, थोड़े रेस्ट्रिक्ट करेंगे इस चीज को? इंजीनियरिंग स्टील में है, हम लोग कमोडिटी स्टील में नहीं है। कमोडिटी स्टील का प्राइसिंग का बिहेवियर डिफरेंट रहता है। इंजीनियरिंग स्टील्स लार्जली ओईएम ड्रिवन रहता है। तो हमारे ओईएम जब प्राइस कम होता है तो भी हम लोग प्राइस कम भी करते हैं जब रॉ मटेरियल्स का प्राइस कम होता है। अब रॉ मटेरियल्स का प्राइस अपवर्ड है तो डेफिनेटली वो लोग कंसीडर करेंगे टू कंपनसेट अस। सर, एक और चीज़ बताइए, आप जो चाइना वाला जो आप बात बता रहे थे कि वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी प्राइसेस नीचे गिर गए हैं, डिमांड को लेकर वहाँ टेंशन है ही। हालांकि सरकार वहाँ कोशिश कर रही है कि चीज़ों को ना रिवाइव किया जाए, रियल एस्टेट को रिवाइव करें, हाउसिंग को रिवाइव करें, तो बाकी जो इंसिलरी जो सेक्टर्स हैं रिवाइव अपने आप हो जाते हैं वो। आप ये बताइए कि अगर प्राइसेस की बात करें तो एक्सपोर्ट प्राइसेस के मुकाबले डोमेस्टिक प्राइसेस कहाँ पर बेहतर आपको मौके दिख रहे हैं? देखिए, हमारी इंडस्ट्री जो है ऑटो ओईएम्स, बियरिंग, सीमलेस ट्यूब मैन्युफैक्चरर्स या एनर्जी सेक्टर में, वहां पर
एक अप्रूवल ड्रिवन मार्केट होता है। वहाँ कस्टमर आपके प्लांट को अप्रूव करता है, आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अप्रूव करता है और ईच ऑर्डर बहुत छोटे-छोटे साइज का हाईली कस्टमाइज्ड और सर्विस ओरिएंटेड है। तो इसके अंदर हमको चाइना से डायरेक्ट कॉम्पिटिशन नहीं होता है। क्योंकि ऑल ऑफ ए सडनली प्राइस कम हो गए तो चाइना ज़्यादा डंप कर सकता है हमारे प्रोडक्ट में, ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं होता है। यस, वो कुछ क्वांटिटी डेफिनेटली आ सकती है जो ट्रेड के थ्रू चैनलाइज़ होती है, बट अदरवाइज़ डायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगा। सर, एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर फोकस बढ़ रहा है। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए आपकी कंपनी अपने आप को किस तरह से बदल रही है? आपको उसमें मौके किस तरह से मिल रहे हैं? ज़रा इसके बारे में आप राय दीजिए। देखिए, मौके हमको जो कंटिन्यूअसली मिल रहे हैं वो हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए मिल रहे हैं। ज़्यादा प्रोसेसिंग जिस ऑर्डर्स में हो उसके मिल रहे हैं। तो हम स्लोली हमारा प्रोडक्ट मिक्स चेंज करके हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं, जहाँ और ज़्यादा कस्टमाइज़ेशन होता है, और ज़्यादा एलॉय कंटेंट होता है, और ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है। उसकी वो सब करने की वजह से हमारा रियलाइजेशन और कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ठीक है। गोयल साहब, आगे अगर हम सोचें, अगर यहाँ से, चूँकि इंडिया तो खैर ग्रोइंग मार्केट है ही, डिमांड भी आगे बहुत बढ़ेगी। ईवी स्पेस में, ऑटोमोटिव स्पेस में लगातार जिस तरह से लॉन्चेस हो रहे हैं, मौके यहाँ पर लगातार बने रहेंगे। आप कोई एक्सपेंशन की कोई योजना बना रहे हैं? इस तरह कुछ प्लान कर रहे हैं आप? यस, डेफिनेटली हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं और जैसे ही इवैल्यूएशन कंप्लीट होगा तो वी विल कम आउट कि हम लोग को प्रोजेक्ट लगाना चाहिए या लगाना चाहिए तो किस साइज का लगाना चाहिए और कब लगाना चाहिए। हम डेफिनेटली उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, गोयल साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो कल्याणी स्टील का मैनेजमेंट हमसे बातचीत कर रहे थे। और अगर हम साल भर में, अगर हम शेयर का अगर हम ट्रेंड देखें, तो ठीक-ठाक कमाई करा के दी है शेयर ने। 6 महीने में करीब-करीब 69% के रिटर्न्स हैं। साल भर की बात करें तो 58% का, तो एक बढ़िया परफॉर्मर साबित हुआ है। ₹525 के भाव कल्याणी स्टील के हैं। अगर इसके अगर अगेंस्ट आप जो बड़े प्लेयर्स हैं, प्योर स्टील वाली जो कंपनियां, उनको देखेंगे तो शायद उनसे बेहतर प्रदर्शन किया है कल्याणी स्टील ने। निमेश जी, कल्याणी स्टील, आपको लगता है कि जो स्ट्रांग परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है, आगे भी ये जारी रहेगा? और अगर कोई अगर नए निवेश के बारे में सोच रहा हो कंपनी में, तो क्या ये ठीक समय है या फिर ठीक भाव है? देखिए, जिस तरह से मैं बैलेंस शीट रीड कर रहा हूँ और कंपनी के मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है, क्लियरली द सिग्नल इज कि आने वाले दिनों में मार्जिन के ऊपर एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहने वाला है। जिस तरह से स्टॉक के अंदर रनअप आ गया है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कंपनी खास करके जो स्टील प्रोडक्ट बनाती है वो ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सेक्टर वाइज एक बुलिश नजरिया है। पर जिस तरह से एक रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने से कारण या क्वालिटी प्रोडक्ट आयरन और मिलने के कारण उसके अंदर जो इम्पैक्ट आने वाला है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि फ्रेश बाय ये लेवल से नहीं करना चाहिए, एक डीप की राह देखनी चाहिए। और जब भी मार्केट में एक अच्छा करेक्शन आता है, उस टाइम पे स्टॉक के अंदर जो है वो बाय करना चाहिए। फिलहाल टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से देखें तो 450 मुझे लग रहा है कि एक अच्छा प्राइस रहेगा शॉर्ट टर्म एंट्री के लिए। तो फिलहाल मैं फ्रेश एंट्री लेने की राय नहीं देता हूँ, एक करेक्शन की राह देखनी चाहिए और 450 के लेवल के आसपास स्टॉक मिलता है तो वहां पर फ्रेश एंट्री बाय करनी चाहिए। ठीक है, ₹450 सही भाव होगा कल्याणी स्टील में एंट्री करने के लिए, ऐसा लगता है निमेश जी को।